वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट शामली में। और जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर कैग पढ़ रहे थे, टॉपिक जिसके अनुच्छेद आर्टिकल 148 से लेके 151 तक थे। और आज हम आपका टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। सब कुछ अगर हम नाम लें, नाम में ही सब कुछ मेंशन है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन होता है महान्यायवादी, बता। नहीं नहीं, चीफ जस्टिस नहीं, सीजेआई वो अलग होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारत के महान्यायवादी, इसका नहीं पता। हाँ जी, आपको कुछ आइडिया कौन होते? देखो, अगर हम हिंदी इंग्लिश में बात करें, अटॉर्नी का मतलब होता है वकील। अटॉर्नी का मतलब होता है वकील। और जनरल जहाँ पे लग जाएगा, जनरल इंग्लिश में लगेगा, हिंदी में महा लग जाएगा। न्यायवादी का मतलब क्या हो? जो न्याय करता हो। और इसमें महा शब्द लग गया, यानी कि जनरल शब्द लग गया। इसका मतलब कि महा न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, मतलब पूरे भारत का जो भी होगा वो क्या होगा? महा। अगर अकाउंटेंट होगा तो वो महालेखा होगा। अकाउंटेंट जनरल होगा, यानी कि सीजी, ये पूरे इंडिया लेवल पे। अगर सचिव होगा, जैसे कि लोकसभा का सचिव होता है, सचिव नहीं सॉरी, महासचिव, तो लोकसभा पूरे इंडिया की होती है ना, पूरे भारत की। तो इसी वजह से वहां पे सचिव नहीं होता, वहां पे क्या होता है? महासचिव, यानी कि सेक्रेटरी जनरल। तो जनरल जहां पे वर्ड लग जाएगा ना, इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया लेवल पे बात हो रही है। और अगर हम इसके बाकी पार्ट पर बात करें कि न्यायवादी मतलब कि न्याय करने वाला, मतलब कि जो वकालत करता हो, जो न्याय दिलाने का काम करता हो, है ना। यानी कि भारत के महान्यायवादी, ये इनका काम क्या है कि जितने भी भारत, जैसे कि भारत सरकार है, भारत सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, है ना। कोई ना कोई केस चलता रहता है, तो भारत सरकार की पैरवी करते हैं। एक तरीके से भारत सरकार के वकील है, किसी पर्टिकुलर के नहीं। किसके वकील है? भारत सरकार के। और जो कि सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शन होता है इनको, वो राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्रपति। तो अगर हम समझ में आ गए कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज हम, कौन होते हैं महान्यायवादी। देखो, नाम से ही कंफर्म कर ला। अगर आपके माइंड में महालेखा आ गया, महालेखा परीक्षक का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंट, यानी कि कैग। कौन होगा? कैग। और कैग के आर्टिकल्स 148, 149, 150, 151। इसी तरीके से भारत के महान्यायवादी मतलब क्या है इसका? जो भारत सरकार की पैरवी करते हो, भारत सरकार का केस लड़ते हैं, इन्हें भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है। क्या नहीं? महान्यायवादी ये जो पद है, ये कहां से लिया गया भाई? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। मैं आपको ये क्यों लिया गया ब्रिटेन से, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। आर्टिकल 76 आप लोगों ने प्रेसिडेंट में पढ़ा हुआ है। और उसमें क्या था कि कैग की नियुक्ति करते हैं महान्यायवादी, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, और 28 राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर्स की अपॉइंट करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तो इसी तरीके से आर्टिकल 76 का फर्स्ट में क्या बात लिखी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की
सलाह पर, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 76 के फर्स्ट में लिखी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद आपको पता ही है, भारत सरकार। भारत सरकार मतलब मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनकी सलाह पर AGI की नियुक्ति की जाएगी। AGI राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये नियुक्त रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे, और राष्ट्रपति चाहे का मतलब क्या होगा इनडायरेक्टली? जब तक मंत्री परिषद चाहे। मतलब कहने का ये है कि जैसे कैग का टाइम पीरियड होता था 6 साल और 65 साल, यानी कि 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जब तक राष्ट्रपति को लग रहा तो तब तक टिका हुआ है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख है नहीं कि कितने साल का इसका टाइम पीरियड होगा। बात समझ में आ गई? तो मतलब कि इन्हें अगर हटाया जाएगा तो किसके द्वारा? बिना कारण। अगर इन्हें हटाने की बात करें तो बिना कारण राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जबकि कैग को बिना कारण नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा संसद में, जो कि सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष उसकी समर्थन कर देंगे, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या किया जा सकता है? मतलब बिना कारण कभी भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति मतलब मंत्री परिषद द्वारा। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री को लगता है ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सजेस्ट करेंगे कि इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अच्छा ये बताओ कि ये खुद से भी त्याग पत्र दे सकता है ना? यानी कि AGI स्वयं भी त्याग पत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा मैंने एक बात कही कि AGI भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर। बात समझ में आई? अब जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने ढूंढा AGI, और AGI उन्होंने ढूंढ के अपॉइंट कर दिया। अब जैसे ही 5 साल हुए, मान के चलो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है चेंज हो गई, तो वो जो पिछली सरकार ने अपॉइंट किया था उसको, क्या नई सरकार भी उसे अपॉइंट रखेगी? नहीं। क्या करेगी? अपना खुद का जो मेंबर होगा, जो उन्हें सुटेबल लगेगा, उसे अपॉइंट करेगी। तो मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन परंपरा है। परंपरा के अनुसार सरकार की समय अवधि की समाप्ति पर AGI त्याग पत्र देता है।
मत हाँ बस समझ में आई। मतलब जैसे कि अगर कोई अपॉइंट रह गया और उसने परंपरा के अनुसार अपना त्याग पत्र नहीं दिया, तो जो दूसरी सरकार आएगी वो सब बिना कारण क्या कर सकती है, हटा सकती है। ये साफ साफ लिखा हुआ। लेकिन ये एक परंपरा है जो कि संविधान में नहीं है। ठीक है। अब अगर सेम ही गवर्नमेंट रहेगी तो भी सेम रह सकता है, वो मंत्रिपरिषद के ऊपर डिपेंड करा है कि रखना है या नहीं रखना है। बात समझ में आई। अच्छा देखो, ये पद कहाँ से लिया गया भाई, ब्रिटेन से लिया गया। वहां पे क्या होता है कि वहां पे विधि मंत्री होगा। क्या होगा, विधि मंत्री। और विधि मंत्री ही वहां पर क्या होगा, महान्यायवादी। सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से पद लिया गया। ब्रिटेन में वे होता है विधि मंत्री, और जो ब्रिटेन के अंदर विधि मंत्री होगा यानी कि कानून मंत्री होगा, वही वहां पर क्या होगा, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होगा। लेकिन इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो महान्यायवादी होगा ये एक स्वतंत्र पद है। क्या है, स्वतंत्र पद। मुझे एक चीज बताओ, जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और कैबिनेट के भी सदस्य होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जो इंग्लैंड की अगर मैं कैबिनेट की बात करूं, इंग्लैंड की कैबिनेट की, तो क्या अगर मैं पूछूं सवाल, क्या इंग्लैंड का विधि मंत्री मंत्री परिषद का सदस्य होता है? इंग्लैंड की बात कर रहा, मैं बात कर रहा मंत्री की, और मंत्री सारे कैबिनेट में ही हो गए। तो यानी कि इंग्लैंड में जो कानून मंत्री होता है, क्या वो कैबिनेट का सदस्य होगा? बिल्कुल होगा। और जब इंग्लैंड के अंदर विधि मंत्री मंत्री परिषद का सदस्य है, तो महान्यायवादी ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि विधि मंत्री और महान्यायवादी एक ही है। अब यहां पे बात करें, क्या भारत में महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य होगा? नहीं होगा। कैसा पद है हमारे यहाँ पर, क्या है, कैबिनेट के लिए विधि मंत्री अलग से होता है। क्या होता है, विधि मंत्री अलग से होगा। बात समझ में आई? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इसकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यताएं क्या होंगी। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए हमें क्या योग्यताएं चाहिएंगी जिससे कि हमें राष्ट्रपति नियुक्त कर सके। एजीआई की योग्यता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता के बारे में बात करें तो इसके लिए प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, जस्टिस, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मतलब हो कि योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। क्या बनने की? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अब मैं आपको एक आर्टिकल मेंशन करना चाहूंगा, आर्टिकल 124 का 3rd। मेरा कहने का मतलब यह है कि महान्यायवादी बनना है। महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या चाहिएगी मुझे? उच्चतम न्यायालय का, बोलो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या होंगी? ये बात आर्टिकल 124 के 3 में है, यानी कि 124 के 3rd में। और ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, ना कि एजीआई का। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि एजीआई की योग्यता बताओ। अब एजीआई की योग्यता हमने बता दी कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन डिटेल में तो नहीं है ना। अब डिटेल में कहाँ मिलेगी कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी? वो किसमें है? आर्टिकल 124 के 3rd में, यानी कि 3रे में खंड में, या ग में कह सकते हैं, सी में कह सकते हैं, 3rd में कह सकते हैं।
124 के थर्ड में पहली जो योग्यता होनी चाहिए उनकी वो क्या होगी? एक या अधिक उच्च न्यायालय, एक या अधिक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, कितने वर्ष रहा हो? 5 वर्ष, या एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, यानी कि एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो, 10 साल वकालत की हो। ये योग्यताएं चाहिएंगी किसकी? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की। मतलब अगर आपको एजीआई बनना है, या तो आप एक या ज्यादा हाई कोर्ट में कितने साल तक रहे हो? 5 साल तक। मतलब यह है कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है और पूरे इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो हाई कोर्ट में वो जज रहा हो, और ऐसा नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में वो 5 साल जज रहा हो, कितने भी हाई कोर्ट में रहा हो, 5 साल तक टाइम पीरियड उसने एज ए जस्टिस बिताया हो, या उसने एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। ये क्वालिफिकेशन किसकी हैं? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की। और एजीआई बनने के लिए हमें किसकी योग्यता चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता चाहिए। वो योग्यता है आर्टिकल 124 के थर्ड में। अगर ये दोनों योग्यताएं एजीआई को बनने के लिए नहीं है तो यहां पे मैं और करके लिख दूंगा, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति विधि का अच्छा जानकार है, कानून का अच्छा जानकार है, विदाउट डिग्री है, विदाउट नॉलेज है, कुछ नहीं जानता, लेकिन राष्ट्रपति की नजरों में ये विधिवेत्ता है, पूरा कंप्लीट विधि का जानकार है, तो डायरेक्ट बिना इन योग्यता के इस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? एज ए एजीआई अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आई? हाँ जी। अगर राष्ट्रपति को ये लग रहा कि ये व्यक्ति विधि का अच्छा जानकार है तो इसको क्या बना सकते हैं? और राष्ट्रपति को लगने का मतलब क्या है? मंत्री परिषद को लगना। और मंत्री परिषद को लगने का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री को लगना। यानी कि अगर प्रधानमंत्री की नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधि का अच्छा जानकार है, उसको क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? डायरेक्ट एजीआई बन सकते हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है। राष्ट्रपति के अनुसार विधिवेत्ता कह लो या विधि का जानकार भी एजीआई नियुक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एजीआई कौन होता है? भारत सरकार की पैरवी करता है और राष्ट्रपति उसको जो भी निर्देश देगा, सलाह देगा, वो मंत्री परिषद को जरूर कहेगा कि मुझे, मतलब एक्चुअल में ये काम करता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति से जो भी आदेश देंगे ये वही करेगा। अब राष्ट्रपति ने अगर इसको कोई सजेशन दिया कि आप जो है मंत्री परिषद को ये सलाह दीजिए, तो ये वो भी कार्य करेगा। यानी कि आप जो है प्रधानमंत्री को ये सलाह दीजिए, वो भी यही
काम करेगा। तो अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें तो कार्यों का जो आर्टिकल होगा इसका वो होगा आर्टिकल 76 का 2। AGI के कार्य। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित सुझाव को मंत्रिपरिषद को देगा। मतलब राष्ट्रपति ने कहा कुछ भी कहने के लिए मंत्रिपरिषद को कहेगा। दूसरा कार्य क्या करेगा? दूसरा कार्य ये भारत सरकार की पैरवी करेगा, भारत सरकार की पैरवी करेगा। और किस कोर्ट में करेगा? भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रहता है। सुनवाई का अधिकार, ठीक है। यानी कि भारत सरकार का पक्ष किसी भी कोर्ट में रख सकते हैं, भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी आम आदमी साधारण का केस लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? अब नोट कर लेना, लिख रहा हूं मैं। AGI किसी व्यक्ति विशेष की पैरवी कर सकते हैं, की पैरवी कर सकते हैं, लेकिन पैरवी से पूर्व उन्हें क्या करना पड़ेगा? भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। पहली शर्त तो ये है, अनुमति लेनी होगी। पहली कंडीशन ये हो गई कि उन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। सेकंड कंडीशन ये होगी कि इनको सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। क्या मतलब मेन काम इनका होता है कि राष्ट्रपति के जो भी आदेश दे, जो भी मान के चलो जैसे कोई बिल है, वो बिल आया, ये राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी है, लोकसभा ने पारित किया, उसके बाद कहाँ जाएगा वो पारित होने के लिए? राज्यसभा में। राज्यसभा से कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति में। अब जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे, वो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, यानी कि वो बिल जो है लॉ बन जाएगा भारत के। तो जब उनके पास बिल जाएगा फाइनल सिग्नेचर के लिए, तो वे सजेशन लेंगे ना, तो ये उसको सजेशन दे सकते हैं। राष्ट्रपति इसको दे सकती है, ये राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति के काम को करता है ये। अब AGI किसी व्यक्ति विशेष की पैरवी कर सकता है, क्या निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है? अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वही चीज है, क्या करनी पड़ेगी? इसे अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? भारत सरकार की। हमने देखा AGI का पद 76 के 1 में है, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसको बिना कारण राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं।
परंपरा के अनुसार सरकार का समय अवधि समाप्ति पर एजीआई को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। अब इंग्लैंड में विधि मंत्री महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी विधि मंत्री होता है, लेकिन इंडिया में महान्यायवादी एक स्वतंत्र पद है और विधि मंत्री हमारा अलग, ये कैबिनेट का सदस्य होता है, ये कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। अब अगर हम एजीआई बनना चाहें तो एजीआई बनने के लिए योग्यता क्या होगी कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो और एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, एजीआई के कार्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कार्यवाही जितनी भी होगी वो मंत्रिपरिषद को देंगे और भारत सरकार की पैरवी रखेंगे। भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार किसको है, एजीआई को। बात समझ आई? इतना क्लियर हो गया? आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, आप इसकी पिक ले सकते हो, बाकी यूट्यूब पर वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसके बारे में, अधिकारों के बारे में, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के राइट्स। और राइट्स के लिए हम सबसे पहले एक आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 88। आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 88 ये कहता है, क्या देख रहा हूं, आर्टिकल 88 पे आ गया। अब तक रिवाइज कर लिया, जितना होना था हो लिया। 76 का फर्स्ट बताया है और 76 का सेकंड बताया है, दो ही तो आर्टिकल बताए। 76 के सेकंड में उसके कार्य है, 76 के फर्स्ट में वो खुद है। तो यानी कि आर्टिकल 88, जैसे कि हमारे संसद है, संसद पार्लियामेंट, संसद का आर्टिकल कौन सा है, 79, और इसमें हमारी क्या होगी, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। देखना जरा एक बार। अब लोकसभा भी सदन है हमारा, जो कि हमारा निम्न सदन है, ठीक है, और राज्यसभा भी हमारा उच्च सदन है। ये स्थायी है और वो अस्थायी है। तो ये जो दोनों सदन हैं, इनमें बैठक चलती हैं, सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र। तो जो ये सत्र चलते हैं, इसमें चर्चाएं होती हैं, बिल के ऊपर बिल बनाए जाते हैं, वोटिंग होती है, ये सब चीजें। यानी कि संसद का मुख्य कार्य क्या है, विधि का निर्माण करना। क्या कार्य है संसद का, विधि निर्माण, कानून का निर्माण। तो यानी कि आर्टिकल 88 ये कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी, सुनना जरा ध्यान से, भारत के महान्यायवादी संसद में, संसद के सत्र में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, परंतु ये सदस्य नहीं होते, सदस्य नहीं होते। और क्या कर सकते हैं ये, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा में ये क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं उनके सत्रों में और अपनी बात रख सकते हैं, राष्ट्रपति ने जो भी कही होगी, या अपनी खुद की बात कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, कोई भी विधि निर्माण राष्ट्रपति के पास जाने से पहले वो संसद में उसमें चर्चा होगी या नहीं होगी, पहले लोकसभा या राज्यसभा, फिर बाद में लोकसभा या राज्यसभा, इस तरीके से। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट बिल पर चर्चा की जाती है तो एजीआई वहां पर क्या कर सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, वो सुन सकते हैं, क्योंकि इनके पास किस चीज की योग्यता है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की योग्यता इनके पास है। तो ये विचार कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, और अगर इनको कुछ सही या गलत लगता है तो ये उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। कौन? एजीआई। लेकिन ये क्या हो सकते हैं, मतलब वहां पर मत नहीं दे सकते। जैसे कि पक्ष और विपक्ष मत देंगे, ये मत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये वहां संसद के सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? बिल्कुल, वो तो वहां पे विधि मंत्री हुए भाई, ये नहीं मतदान कर सकते क्योंकि ये सदस्य नहीं होते। अब इसके बाद एक आर्टिकल, यहां तक आर्टिकल आपको समझ में आ गया। अब एक आर्टिकल 105 है जो एजीआई के संरक्षण, मतलब कि जैसे कि इसको बिना कारण हटा दिया जा सकता है, तो इसको फिर हटाने के बाद क्या इनको सुविधाएं दी जाएंगी या क्या इनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये आ जाएंगे इनके संरक्षण में। संरक्षण, इनकी प्रतिरक्षा, इनकी रक्षा कैसे की जाएगी पद पर बने हुए, क्योंकि गारंटी नहीं है इनको बिना कारण के हटा दिया जा सकता है। प्रतिरक्षा तथा विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 105 में। बात समझ में आई? अब देखें, जैसे कि हमारे महान्यायवादी होते हैं, ये संविधान में मेंशन है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे जिनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर की हो, बनने की योग्यता वे रखते हो। लेकिन इनकी सहायता के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल। क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तथा सॉलिसिटर की जनरल की सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। इन दोनों के बारे में संविधान मौन है, यानी कि संविधान में उल्लेख नहीं है। भाई, अकेले आदमी पे पूरे इंडिया का प्रेशर लेना या काम के लिए व्यक्ति तो लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये अकेला पर्सन है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इसकी सहायता के लिए, और सॉलिसिटर जनरल जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर मैं वर्तमान महान्यायवादी की बात करूं, अभी कौन है? के वेणुगोपाल। और जो के वेणुगोपाल है, कौन से नंबर के हैं महान्यायवादी? 15वें। कौन से हैं? 15वें। और जो हमारे प्रथम महान्यायवादी थे और आज तक जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक रहे हैं, 1950 से लेके 1950 से लेके 63 तक रहे हैं। 1950 से लेके 63 तक, 13 वर्षों तक। प्रथम महान्यायवादी का नाम क्या था? MC शीतलवाड़। ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, जो कि कितने वर्षों तक रहे थे? 13 वर्षों तक। सबसे लंबा टाइम पीरियड था। इनके बाद नीरज डे थे, वो शायद 10 साल तक रहे थे। अभी वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। कब चुने गए थे ये? 2017 में। त्याग पत्र ना दे, बिल्कुल रख सकती है। हाँ बिल्कुल, बताया तो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और ये हो गया हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? अब जैसे कि ये तो पूरे समस्त इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर। इसी तरीके से इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, यानी कि 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि उन स्टेट्स का भी तो एक वकील होना चाहिए, है ना? महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। इंडिया का होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और महाधिवक्ता होगा एडवोकेट जनरल। और ये कौन से आर्टिकल में होगा?
आर्टिकल 165। कल हमने 4 आर्टिकल पढ़े थे, 148, 149, 150, 151। आज भी 4 ही आर्टिकल है। 76 का फर्स्ट, 76 का 2, ठीक है, 88, 165 और लास्ट आर्टिकल है 177। देखना जरा 165 में क्या मेंशन है। 165 में मेंशन है राज्यों में राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल। वक्ता होगा, ठीक है, जो कि किसके प्रसाद पर्यंत पर रहेगा, राज्यपाल के। राज्यों में होता है राज्यपाल, तो यानी कि गवर्नर जब तक चाहे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, और राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है। तो यानी कि यहाँ पे स्टेट में भी महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर, मतलब मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत पर। बात वहीं घूम के पहुंच गई, कहां पर, मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत पर। यानी कि राज्यपाल जब तक चाहें, और राज्यपाल भी इनको बिना कारण हटा सकते हैं, बिना कारण हटा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनकी योग्यता की बात करूं, महाधिवक्ता की, तो यानी कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की समझ में आ रही क्या, बोर हो गया। पॉलिटी वैसे बोरिंग है नहीं, अच्छा सब्जेक्ट है, पर तो बैठ ऐसे गए कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। देख लें जरा एक बार। अगर हम लास्ट आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 177, देखो, जैसे कि राज्यों में महाधिवक्ता होगा और वो संसद में पार्ट ले सकता है, ऐसे ही राज्य का महाधिवक्ता विधानसभा में, राज्य की क्या होगी, विधानसभा में भाग ले सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। और एक चीज और याद रखना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ये जो है प्रथम, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बात समझ में आई। आपका एजीआई यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। सुनना जरा, सुनना। आर्टिकल 76 का फर्स्ट, आर्टिकल 76 का 2, आर्टिकल 105, आर्टिकल 124 का थर्ड, और आर्टिकल 88, आर्टिकल 105, आर्टिकल 165, आर्टिकल 177, ये आर्टिकल्स है। 165 और 177। 165 क्या कह रहा है, राज्यों में महाधिवक्ता होगा। 177 कह रहा है विधानसभा में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता। 76 कह रहा भारत का एक महान्यायवादी होगा। 88 कह रहा कि संसद में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान
नहीं कर सकता। योग्यता आपको जबानी याद हो चुकी होगी इसकी। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या हाई कोर्ट में 5 साल न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 साल। ये बात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए लगती हैं, जो कि आर्टिकल 124 के 3 में साफ साफ मेंशन है। महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। और प्रथम कौन थे? MC शीतलवाड़, सबसे ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक रहे थे। के वेणुगोपाल, इनकी सहायता के लिए 2 पद और बनाए गए, जो कि संविधान में उल्लिखित नहीं है। कौन कौन से हैं? सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। बात समझ में आ गई? अब आपका एग्जाम में इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इससे बाहर तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, कल आपका नया टॉपिक लोकसभा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, क्लास मिस मत कीजिएगा। कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू, एक्स्ट्रा नॉलेज, अच्छी नॉलेज के लिए। थैंक यू।